बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, घर वालों से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बीवी बच्चों से सुनने को बहुत कुछ मिलता है, स्कूल टीचर से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन आज हम उस सुनने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हियरिंग लॉस के ऊपर, जो हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच जाने माने ईएनटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीएस भाटिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर आज हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड हियरिंग डे है। अगर मैं वर्ल्ड हियरिंग डे की बात ना भी करूं, एक सुनना जो हमारी कला है, हमारी आर्ट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं सर आज हम इतने गैजेट्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने आप को लेके। चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो टैब्स है, चाहे वो ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, कुछ भी है, कहीं ना कहीं हमारी जो सेंसरी, जो हमारी सुनने की क्षमता है वो कम हो रही है। लेकिन कभी हमें पता चलता है, कभी नहीं पता चलता। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि हियरिंग लॉस है क्या एग्जैक्टली और ये होता क्यों है सर। तो 25 डेसिबल तक एक नॉर्मल पर्सन को सुन लेना चाहिए। अगर उससे ऊपर का थ्रेशोल्ड जा रहा है ऑडियोमेट्री पे तो हम उसको हियरिंग लॉस कहते हैं। ओके, मतलब एक पैरामीटर है उसका जज करने का कि इतना होगा तो नॉर्मल है, उसके ऊपर है तो वो हियरिंग लॉस कैटेगरी में आ जाएंगे। राइट सर जैसे हम देखते हैं कि हियरिंग लॉस हमने बोला, तो क्या उसके टाइप्स भी होते हैं कुछ? यस, सो 3 टाइप के हियरिंग लॉस हो सकते हैं: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या हो सकता है? कान के पर्दे में छेद हो सकता है, कान की सुनने की जो क्षमता है उसमें तो कम होता है। कान की सुननाई की जो हड्डियां होती हैं वो या तो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं या वो काम नहीं कर रही, हिल नहीं रही। ठीक है, या इसके ऐसी कोई और दिक्कत जिसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तब बोलते हैं जब नस कमजोर हो जाती है सुनाई की। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस तब बोलते हैं जब दोनों का ही कंपोनेंट थोड़ा कंडक्टिव और थोड़ा सेंसरी हो, तो उस कंडीशन को हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये क्या होता है? सो प्रेस्बाइक्यूसिस हम उस समय कहते हैं जब एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है, और ये यूजुअली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। 60 इयर्स या ओवर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर एज, बट एक उम्र के बाद नस की सुनने की क्षमता कमजोर होती जाती है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इसको एग्रेवेट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज होना, या बहुत देर तक आप तेज आवाज के साथ एक्सपोजर होना, जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री में जहां हथौड़े या और जैसे तेज आवाज चलती है, ऐसे कंडीशंस में भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस कहते हैं इसकी। ओके सर, जैसे आपने कहा कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, अगर मैं एज की बात करूं तो बच्चों में, मिड एज में, सीनियर सिटीजन में क्या कैटेगरीज अलग अलग होती है हियरिंग लॉस की, या कुछ मिक्स होता है कि मतलब पता चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता है? सो सभी एज के हिसाब से कॉजेज जो होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे बच्चों में जो हियरिंग लॉस ज्यादातर ये कंडक्टिव होता है, और मोस्टली एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। बट पैदाइशी अगर हियरिंग लॉस है तो वो पैदाइशी कोई डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, जैसे ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। मिडिल एज में यूजली जो हमने पाया गया है, या तो कान के पर्दे में छेद हो और साथ में हड्डी गुलाने वाली बीमारी जिसको हम कोलेस्टेटोमा बोलते हैं, या फिर चोट की वजह से, या आजकल हमने देखा है कि बहुत लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत करते हैं और लीड्स लगाते हैं। हाँ जी, वो भी नस को कमजोर कर सकता है, और ये मिडिल एज में भी हो सकता है। और अबव 60 या एक एल्डरली पीपल में हम कह सकते हैं कि एक तो प्रेस्बाइक्यूसिस एक आपने कारण बताया, इसके अलावा डायबिटीज, या हम कोई ऐसी दवाई हमने यूज करी है जिसका नस पे इफेक्ट आया है, जैसे कि एमिकासिन या टीबी की दवाइयां, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। ओके सर, जैसे भी आपने कहा कि लीड लगा के आपने जो मोबाइल वाली बात करी, लेकिन जो आजकल हम वायरलेस आ गए हैं, नेक बैंड्स आ चुके हैं, या जो बर्ड्स आ चुके हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, उनका भी कोई इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, जो ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है? सो ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं ये एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, यानी साउंड को एम्पलीफाई कर देंगे। और एक मोटा मोटा अगर हम बोलना चाहें तो 15 मिनट से ज्यादा अगर हम हर रोज या एक लंबे टाइम के लिए तेज आवाज को सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी नस पे आता है। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, मैं हियरिंग लॉस की बात करूं, हमें कब लगेगा ऐसा कि हाँ मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
क्या कोई डायग्नोस ऐसा होता है, कोई टेस्ट ऐसा होता है, मुझे कब फील होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए? तो पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम खुद भी पता चल जाता है कि अब जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आवाज एक कान में आ रही है, दूसरे कान में आ रही है, या टीवी हम देख रहे हैं तो जो पर्सन को हियरिंग लॉस है वो बहुत ही तेज आवाज में टीवी सुनेगा। ओके। सबसे एक शर्तिया जो सिम्टम कह सकते हैं पेशेंट को कि अपनी आवाज तेज हो जाती है, लगती है क्योंकि उसको अपनी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही होती तो वो तेज बोलने की कोशिश करता है। तो अगर कोई बंदा आपको तेज आवाज में एक नॉर्मल टोन में बोल रहा है बट आवाज तेज है तो आप ये कह सोच सकते हो कि इसको हियरिंग लॉस शुरू हो रहा है या फिर शुरू हो रहा है या हो सकता है। लेकिन तो अगर हियरिंग लॉस को मान लो ट्रीटमेंट ना कराएं या मैं उसको अनडायग्नोज छोड़ दूं तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हियरिंग लॉस का कॉज क्या है। ओके। ठीक है, अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कान के पर्दे में छेद है और हड्डी गुलाने वाली बीमारी है तो ये डेफिनेटली ठीक बात नहीं है और ये आगे जाके दिमाग में भी ये इन्फेक्शन चला जाता है और मेनिंजाइटिस और ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। जब पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और एक तो आपस में मेल जोल में कनेक्शन बिठाने में हमें दिक्कत आती है। अगर बंदा सड़क पे जा रहा है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उसने हॉर्न दिया है और हमें हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो आपको एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जिन बंदों का ऑक्यूपेशन ही सुननाई का, जैसे बीपीओ के में पेशेंट्स बीपीओ में बंदे काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन भी डेली रूटीन एक्टिविटीज भी हैंडल हो सकते हैं। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ ट्रीटमेंट है इसका? फिक्स ट्रीटमेंट है या फिर एक जनरल कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर ऐसा है कुछ हियरिंग लॉस का? सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एज पे और डिपेंड करता है कॉज पे। ओके। सो अगर पैदाइशी बच्चे होते हैं जिनको जन्मजात ही सुनाई नहीं देता और वो उस चक्कर में बोल भी नहीं पाते तो उसकी कंडीशन में हम कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी हमें परफॉर्म करनी होती है। अगर कान के पर्दे में छेद है, कोलेस्टेटोमा है तो उसको हमें सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना होता है, उसी से ठीक होता है। मेडिसिन का कुछ रोल है इसमें? जब कान को नाक से जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, स्टेशन ट्यूब, अगर वो ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से कान में सुनने में फर्क आ रहा है तो वो कई बार दवाइयों से ठीक हो जाती है। और बड़ी एज में जैसे या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है या कान के पर्दे में छेद है बट एज काफी ज्यादा है, 70-75 या उनसे वो और ऊपर हो गया तो फिर हम सर्जरी अवॉइड करते हैं और उस कंडीशन में हम हियरिंग एड पेशेंट को यूज करने की सलाह देते हैं। सर जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि मतलब हम जैसे आजकल गैजेट्स बहुत यूज करते हैं, मैंने भी बात भी कही थी कि बहुत, तो सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हमारी हियरिंग अच्छी रहे और हम अपने कानों की अच्छी देखभाल कर सके? सोसाइटी को क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो जनमानस में एक धारणा रहती है कि हमें कान को ना रोज साफ करने की जरूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। कान के अंदर इटसेल्फ एक मैकेनिज्म होता है जो कान की गंदगी को बाहर फेंकता है। मे बी ड्यू टू ड्राई स्किन या नैरो कैनाल वो बाहर नहीं आ पाता तो वैक्स की तरह फॉर्म बनता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ईयरबड या पानी डालना या तेल डालना, कान में दर्द हो रहा है, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं इसको एबॉलिश करना पड़ेगा। इससे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और ये आगे की कंडीशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या करना चाहिए? आप नहाने के बाद सॉफ्ट पतले रुमाल से बाहरी बार आप कान पोंछ लो और दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके। बट अगर कभी कान में इचिंग बहुत हो रही हो, कुछ हो, तो फिर हम जाहिर सी बात हम करते हैं कि चलो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, कई लोग जैसे टूथपिक से ले लेते हैं या कुछ ईयरबड तो ले लेते हैं। इसके लिए डेफिनेटली हमें कान में ड्रॉप्स हम देते हैं, ठीक है, बट यूजुअली इसकी भी जब जरूरत पड़े तभी करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगा होगा और ये एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम रहा है हमारा ईएनटी के ऊपर और आज हियरिंग लॉस के ऊपर हमने बात करी है। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे डॉक्टर जीएस भाटिया जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस चर्चा को हमारे साथ शेयर करा। इस तरह के ईएनटी से रिलेटेड और भी जो हमारे इश्यूज हैं जो प्रोग्राम आपने लगातार लेते आएंगे और ये प्रोग्राम किसी भी तरह का सब्सिट्यूट नहीं है आपकी प्रॉब्लम का, आपकी ऑनलाइन ट्रीटमेंट का। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आती है, चाहे वो ईएनटी से जुड़ी है या आपकी जनरल हेल्थ से जुड़ी है, अपने डॉक्टर के या अपने मेडिकल एडवाइजर के टच में रहें और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
है।